वाह, क्या आईपीओ है। तो शौर्य मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि कल सेकेंडरी मार्केट में छुट्टी है, यानी कि कल बाजार बंद रहेंगे रामनवमी के मौके पर, लेकिन 18 तारीख बेहद अहम है। शायद शौर्य, वोडाफोन का जो एफपीओ खुलने वाला है उसी को लेकर आपके पास डिटेल्स है सबसे पहले। ये जैसा आपने कहा 18 तारीख बहुत अहम है, क्योंकि ऐसी कंपनी जो एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ख़त्म हो जाए, टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी बड़ा चेंज आ जाए, तो उसमें लग रहा है अब एक स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 18,000 करोड़ रुपए रेस कर रही है एफपीओ के जरिए, जिससे बाजार में थोड़ी उम्मीद है कि क्या पता थोड़ा स्टेबिलिटी देखने को नजर आए। एफपीओ जो है 18 से 22 अप्रैल को खुलेगा। प्राइस बैंड है 10 से 11 रुपए का, और आईपीओ से 18,000 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं। और अभी ग्रे मार्केट में कंपनी को 11 रुपए के ऊपर 1.4 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है एफपीओ के लिए। देश का सबसे बड़ा एफपीओ है सर। अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं आई जिसने एफपीओ के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एक समय ऐसा था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उससे पहले अदानी एंटरप्राइजेस 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा था। उस समय वो अगर वो एफपीओ आता तो सबसे बड़ा हो सकता था, लेकिन वो आ नहीं पाया। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया की ओर से ये जो एफपीओ आ रहा है 18,000 करोड़ रुपए का, देश का सबसे बड़ा एफपीओ होगा। पहले तो ये बताएं सर, इसके सफल होने की, पूरा भरने की, सब्सक्राइब होने की आपको कितने चांसेस नजर आते हैं? 10 रुपए पे बुक बनेगी या 11 रुपए पे बनेगी? पहले उसके बारे में बताएं। देखिए, बुक तो मुझे लग रहा है 11 के आसपास ही बनेगी, पर अगेन एक रिटेल फ्रेंडली स्टॉक है, तो डेफिनेटली एफपीओ तो सब्सक्राइब हो ही जाएगा। जितना बड़ा एफपीओ उतना बड़ा कर्ज भी इस कंपनी पे है, तो वो चीज भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 20,000 करोड़ के आसपास का, 18,000 करोड़ के आसपास का एफपीओ है, और काफी बड़ा इनको कर्ज भी चुकाना है ओवरऑल कंपनी में। एक बड़े ग्रुप से आती है, वो एक बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि बिरला ग्रुप से ये कंपनी आती है, तो वही एक चीज स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। और यूजुअली जो बयान चेयरमैन, जो बिरला के चेयरमैन है, उनकी तरफ से आया कि वो आइडिया को रिवाइवल करेंगे, वही एक मेजर आप कह सकते हैं कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। इसी वजह से भाव भी आपको ऊपर थोड़े बहुत जाते हुए नजर आ रहा है। 13 रुपए के आसपास भी अभी भी चल रहा है। तो मेरा कोई एफपीओ में सजेशन नहीं है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर यूजुअली हमने इसको अवॉइड लिस्ट में ही डाला है। पर जिनके पास भी है आइडिया की जो ओवरऑल स्टॉक जिनके पोर्टफोलियो में, उनको होल्ड करना चाहिए। और थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ओवरऑल मार्केट में, वो डेवलपमेंट्स में जरूर ध्यान दें। अगर डेवलपमेंट पॉजिटिव होंगे तो अपना व्यू हम जरूर चेंज करेंगे। तो अभी मेरा एफपीओ में कोई पैसे लगाने की राय नहीं है। और जिनके पास भी होल्डिंग में है, जिनके पास भी डीमैट में आइडिया के शेयर्स पड़े हैं, तो फिलहाल कोई एग्जिट की राय उन स्टॉक में भी नहीं है। जी, जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट्स होंगे इस कंपनी के लिए और ओवरऑल ग्रुप से क्या डेवलपमेंट आएंगे, उस हिसाब से व्यू बना के चलेंगे। तो करंटली एफपीओ में लगाने की राय तो नहीं। सर, आपने डेवलपमेंट्स की बात करी, तो 8 मई को इनकी तो एक ईजीएम होने वाली है, वहाँ पे हो सकता है कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता हो दिखे। और कल ही इनके जो सीईओ हैं उनकी ओर से भी बयान आता हुआ दिखा कि 6 से 9 महीने में देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों में ये 5G सेवाएं भी शुरू करते हुए दिखेंगे। ऑलरेडी इनके जो दो कंपेटिटर्स हैं, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, उनसे ये काफ़ी पीछे हैं। रिलायंस जियो के 10 करोड़ से ज़्यादा 5G सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 7.5 करोड़ के आसपास भारती एयरटेल के भी हैं, और इन्होंने अभी तक 5G रोल आउट भी नहीं किया है। लेकिन अब कंपनी कह रही है कि जो पैसा आएगा एफपीओ से, उसके वो 5G सेवाएं रोल आउट करने में कहीं ना कहीं डिप्लॉय करते हुए दिखेंगे। तो वो आप कितना बड़ा ट्रिगर देखते हैं इस स्टॉक के लिए, या उसका पूरा स्टेबलाइज होने दीजिए, वो सेटल हो जाए, 5G से पैसा आने लगे, उस चीज़ को देखने के बाद ही आप अपनी जो व्यू है उसको चेंज करेंगे? संदीप जी, ओवरऑल बिरला ग्रुप का मैं बड़ा फैन रहा हूँ। बिरला ग्रुप से मेरा मुझे लग रहा है वो काफी अच्छे कंपनीज को बनाने के लिए माना जाता है। पर सेकेंडली इनके एवरी मंथ के सब्सक्राइबर देखे तो घट रहे हैं। अभी भी ये 2G 4G तक ही आए हैं, और बाकी अभी 6G की बातें ऑलरेडी भारती एयरटेल और रिलायंस जियो कर रहे हैं। अगर ये 5G के वापस अगर अपने नेटवर्क जमाते हैं, तो उसमें अगेन इनको स्पेक्ट्रम बाई करना पड़ेगा, या फिर और पैसे जुटाने पड़ेंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे, अगेन वो भी एक आप कह सकते हैं क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए मुझे लग रहा है जब तक चीजें बुक्स पे ना आए, जब तक चीजें रियलिटी में ना बदल जाए, या फिर कुछ प्राइस एक्शन में वो दिखता हुआ नजर नहीं है, जब तक मेरी कोई खरीदारी की राय नहीं है। ना ही एग्जिट की राय है, जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। इसीलिए मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगे उस हिसाब से स्टॉक पे कॉल लेंगे। और डेवलपमेंट्स में मेरी भी क्लोजली नजर है। अगर डेवलपमेंट पॉजिटिव होते हैं तो डेफिनेटली वहां पे निवेश की सलाह दे सकते हैं। चलिए, तो फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, जिनके पास हैं केवल वो इसको होल्ड कर सकते हैं। ये राय फिलहाल वोडाफोन आइडिया के एफपीओ को लेकर निकल के सामने आ रही है। शौर्य, एसएमए साइट पे कौन से आईपीओ हैं जो कि खुले हुए हैं? ये एसएमए साइट में 2 आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं। पहले आईपीओ का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस कंपनी का नाम है रामदेव बाबा सॉल्वेंट, और आईपीओ 15 से 18 अप्रैल तक खुलेगा।
खुला हुआ मतलब प्राइस बैंड है 80 से लेके 85 रुपीज़ का, और आईपीओ से 50.27 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, और पूरा ही फ्रेश इशू है। और आज 12:30 बजे तक कंपनी 6 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 85 रुपीज़ के ऊपर 20 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। दूसरी कंपनी है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज, ये भी 15 से 18 अप्रैल तक खुलेगा। इसका फिक्स प्राइस है 120 रुपीज़ का, छोटा आईपीओ साइज है 16 करोड़ रुपए का, पूरा ही फ्रेश इशू है, और आज 12:30 बजे तक 2.67 टाइम सब्सक्राइब हो गया था, और 120 रुपये के ऊपर कंपनी को 8 रुपये का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। रामदेव बाबा सॉल्वेंट सर, जब इसको आईपीओ के लिए मंजूरी मिली थी उस समय भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, नाम ही ऐसा है जैसे शौर्य बता रहे हैं, और आप देखिए कि कंपनी को सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक मिला है, 6 गुना के आसपास ऑलरेडी ये भर चुका है। 18 तारीख तक इशू खुला हुआ है, 15 तारीख को खुला था। आपकी क्या राय है सर? पहले इसी इशू को डिस्कस कर लेते हैं। अगेन संदीप जी, क्लियरली एक डिस्क्लेमर है, दोनों ही हमने अभी तक स्टडी नहीं किए हैं डिटेल में, पर ओवरऑल ओवरव्यू जरूर बनाया है। तो ओवरव्यू में मुझे लग रहा है ठीक ठाक कंपनी का बिजनेस है। तो जो रिस्की इन्वेस्टर्स है या रिस्की ट्रेडर्स है जो 10-12 दिन के लिए रिस्क ले सकते हैं, तो डेफिनेटली अप्लाई करके चल सकते हैं। पर जो प्रिजर्वेटिव ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, बेटर है अवॉइड करके ही चले, क्योंकि एसएमई आईपीओ में फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको दूरी बना के रखना ही ज्यादा बेटर रहेगा। जिस हिसाब से मार्केट का माहौल है, तो बेटर है अगर आप प्रिजर्वेटिव है, अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो बेटर है एक बार का अवॉइड करके चले। अगर जो हाई रिस्क ले सकते हैं उन्हें अपनी रामदेव बाबा सॉल्वेंट जो भी एसएमई का आईपीओ उसमें अप्लाई करके चल सकते हैं। पर जो अपने कैपिटल को थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बेटर है एसएमई आईपीओ के लिए फिलहाल 15 से 20 दिन के लिए दूरी बना के। ठीक है, तो बेटर यही है कि कंजर्वेटिव रहें, और एसएमई साइड के जो आईपीओज आ रहे हैं उनसे आप दूर रहें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। शौर्य, कोई एनएफओ भी है जो खुला हुआ है जहाँ पे निवेश किया जा सकता है? जी, एक एनएफओ खुला हुआ है, टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। खुलने की तारीख है 8 अप्रैल, और 22 अप्रैल तक खुला रहेगा। 22 अप्रैल को ही अलॉटमेंट होगा। ये ईटीएफ कैटेगरी में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी माना जा रहा है। न्यूनतम निवेश है 5,000 रुपये का, और एंट्री लोड कोई नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड है 0.0025%। अब अगर ऑटो सेक्टर में नजर डालने, तो उम्मीद है आने वाले समय में इस क्वार्टर में ऑटो सेक्टर से मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग रहने वाला है। ब्रोकर्स को काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन ब्रोकर्स का मानना है कि वॉल्यूम में भले दिखावट है, लेकिन कंपनियां कॉस्ट एफिशिएंसी कर रही हैं, जिससे ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन है कि क्या अगर ऑटो में अच्छी उम्मीद है, तो क्या ऑटो इंडेक्स में पैसा लगा के पैसे बना जा सकते हैं? ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि शौर्य रेस कर रहे हैं सर। टाटा निफ्टी ऑटो फंड, ये आप इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाने की सलाह देंगे? ऑटो सेक्टर को लेकर भी आपकी व्यू शेयर कीजिएगा। संदीप जी, डेफिनेटली ऑटो, कंजम्पशन और ओवरऑल बैंक्स, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स, ये तीनों ही सेक्टर मुझे लग रहा है 2024 में काफी अच्छा करेंगे। ऑलरेडी बड़ा डिसरप्शन ऑटो में आ चुका है, ईवी के ऑलरेडी बातें काफी डीपली आ चुकी है, तो ये ऑटो सेक्टर मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगा। अगर वापस टेस्ला की एंट्री होती है, तो हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस ऑटो आपको होता हुआ नजर आएगा, काफी पैसा आपको चर्न होता हुआ नजर आएगा डिफरेंट स्टॉक्स में। तो ऑटो, बैंक्स, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स और कंजम्पशन में मेरा दोनों ही व्हाइट लेबल गुड्स और एफएमसीजी स्टॉक्स, ये दोनों ही सेक्टर मुझे लग रहा है 2024 में अच्छा करेंगे। जिस हिसाब से मॉनसून का ओवरऑल प्रेडिक्शन है, मुझे लग रहा है ऑटो और कंजम्पशन ये दोनों सेक्टर अच्छा करना चाहिए। अगेन इस ईटीएफ को मैंने डीपली ट्रैक नहीं किया है, क्लियरली एक डिस्क्लेमर है, पर मुझे लग रहा है ओवरऑल ऑटो, निफ्टी ऑटो इंडेक्स दोनों ही काफी अच्छा करना चाहिए। ठीक है, ऑटो इंडेक्स, ये जो टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स आया है, इसमें आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं इसी एंटीसिपेशन में कि ऑटो इंडेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जहाँ तक खपत की बात है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो ऑटो और उसके साथ साथ कंजम्पशन जो थीम है ओवरऑल, उसमें अरुण जी का मानना है कि काफ़ी अच्छे रुझान देखने को मिल सकते हैं। तो आईपीओ सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। वाह, क्या आईपीओ है!